गिरी, आवाज आ रही है हमारे? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वर्मा जी आवाज आ रही है। माई सर सुरेश कुमार सिंह। गिरी, यस सर, आ रही है आवाज। प्रकाश, आ रही है सर। वो ऑलरेडी अनम्यूटेड है, वो बोलेंगे तब वो ना लेके आ जाता है। गुड आफ्टरनून सर। यहाँ पे जाओ ना। नमस्कार। हेलो गिरी, आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी। यस सर, आवाज आ रही है। ये रिंकी यादव कर रही। इसकी कैसे क्लास चलता। सर पहले सबका माइक म्यूट कराइए। Everyone, please mute your mic firstly. गिरी, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हेलो गिरी, रिक्वेस्ट फिर भेजते रहो ना कंटिन्यूअसली। अब नहीं चाहिए, एक बार भेज सर सबका माइक म्यूट कराइए प्लीज। हमारा साउंड है।
हेलो यस सर। हेलो गिरी, आवाज आ रही है? यस आपकी सर। बात सर आ रही है। सर आ रही है। हेलो यस सर। आ रही सर आवाज तुरंत भेजा करूंगा। हाँ तो ले आओ इसके ऊपर। नहीं हमारे को नहीं है। क्योंकि वो सब मेरी स्क्रीन पे आएंगे। बाकी सबका हेलो जी सर, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आ रही है मेरी? वर्मा सर को प्रणाम। हैप्पी रिटायरमेंट डे वर्मा सर। देखो बन गई। ये देखो। सर कुछ भी क्लियर नहीं है। चतुर्वेदी सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। यस यस। बस सर कुछ भी क्लियर नहीं है। जी जी जी। एकदम जी जी यस सर। बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। डॉक्टर एस के वर्मा जी, स्टार्ट करिए। उनको सुनाई पड़ रहा है, सारे बताए हैं। वर्मा सर आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। बहुत बढ़िया आ रही है एकदम। जिसको हेलो। सर हेलो मैम। तो हमारी करवा दीजिए। ठीक है
का करे जाता पढ़े ना देखो Hello to everyone. Junior Dr. S.K. Verma, senior. हेलो सर सर आवाज नहीं आ रही है आवाज सर कब से मीटिंग होगी आवाज आ रही भैया? क्लास कब से चलेगा क्लास आवाज आ रही है बस क्लियर रूप से नहीं आ रही है यस सर क्लियर रूप से नहीं आ रही है सर आपकी आवाज तो आ रही है सबको, प्रिंसिपल साहब जुड़े हैं कि नहीं ये पूछो। यस सर आ रही है Good afternoon to everyone, sir. अरे आवाज आ गई यार, गुड आफ्टरनून बोले हैं प्रिंसिपल साहब, आवाज उनकी हम पहचान ली। प्रिंसिपल साहब ने मिस किया है अभी आवाज गुड मॉर्निंग सर आफ्टरनून हो रहा है गुड आफ्टरनून सर सर सुनाई पड़ रहा है यस सर ओके सर
आदरणीय वर्मा जी द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि वेबिनार पर्यावरण दिवस के अवसर आपने आयोजित किया है। बहुत सारे अपनी साझा कर रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और आज के इस अवसर पर वेबिनार में जो भी हमारे विद्वान, जो भी वैज्ञानिक, जो भी साथी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, मैं पूरी टीम के साथ विद्यालय परिवार की तरफ से आप सब आप सारे लोग जानते हैं कि देश और विश्व की जो परिस्थिति है उसमें इस तरह के सेमिनार वेबिनार आयोजित करके जो विषम परिस्थिति आने वाली है, अगर उसके विषय में कोई सोच रहा है, उसका चर्चा कर रहा है, तो समाज के लिए, देश के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आदरणीय वर्मा जी की पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देता हूँ, उनके ऊपर धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि इस तरह की बातें उनके दिमाग में आई और बहुत सारे उन्होंने जोड़ करके आज ये वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। मैं पुनः अधिक समय न लेते हुए जो भी हमारे इसमें विद्वान बनता है, वैज्ञानिक हैं, हमारे साथी हैं, निकाल करके यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं, मैं पूरे सम्मान के साथ, पूरे आदर के साथ सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि ये ऐसा विषय है जिस पर हमारे जो आज के विद्वान हैं वो अपनी बातों को रखेंगे और उसको सुनकर मैं भी लाभान्वित होऊंगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण भरोसा है, विश्वास, बहुत ही अच्छा परिणाम इस वेबिनार से आएगा, लाभ मिलेगा। दिवस समय आपको चाहूंगा, अगर अनुमति हो आदरणीय वर्मा जी 7 मिनट कुछ। आदरणीय वर्मा जी जी, जहाँ तक दिवस पर इस तरह के टॉपिक को लेने की बात हुई, तो मेरा अपना मानना है कि ये पर्यावरण को व्यवस्थित रखने और सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य पक्षी सबके बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे पश्चात देश तो बहुत बाद में आए, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने जाकर इस बात को महसूस किया। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों तपस्वियों ने बहुत ही पहले प्राचीन काल में ही इस स्थिति को समझा, व्यवस्थित रखने का उन्होंने प्रयास किया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, कहा गया क्षिति है, जल है, समीर है। अगर इनसे हमारा संतुलन, हमारे इस वन्य जीव से लेकर के पशु पक्षी मनुष्य का हमारा संतुलन ठीक रहे, तभी हमारा जीवन संरक्षित है, अन्यथा हम सभी का जीवन संकट में पड़ सकता है। इस तरह की बातें प्राचीन काल में देखें, अभी हमारे पूर्वज, हमारे सीनियर्स जो हैं वो बराबर कहा करते थे कि आधी खेती आधी पानी, माने आधे में आप कृषि करें, आधे में वृक्ष लगाएं। इसके पीछे जो आशय था कि निश्चित रूप से हम अपने पर्यावरण को ठीक रख सकें। आज स्थिति उसके ठीक विपरीत है। आज सड़कों के विकास के लिए, नहरों के विकास के लिए, नगर के विकास के लिए जितने भी हमारे वृक्ष हैं उनको काट काट करके डेवलपमेंट के नाम पर जिस आने वाला इस पर लोग सचेत नहीं हुए, इससे भी भयंकर दिन आने वाला है। निश्चित रूप से इस समय जो हमारी स्थिति है, हमारे यजुर्वेद में इस चीज का उल्लेख किया गया है। हमारे जो वेद है हमको कहीं जाने नहीं, अगर उसी पर पूरे विश्व में शांति के लिए हमारे वेद में, यजुर्वेद था, देव शांति पृथ्वी शांति वनस्पत्य शांति है, सर्व शांति देव शांति श्यामा शांति ओम शांति। इसका मूल उनका उद्देश्य था, अरे चाहे देवता हो, पृथ्वी हो, शांति
आज उस पर पूरा विश्व जब इस तो उसकी विभीषिका को झेलने के लिए तैयार है। आज पूरा विश्व इस चिंता में पड़ा हुआ है कि किस तरह से हमारे अस्तित्व की रक्षा हो सके। इसके लिए आप सारे लोग जानते हैं, उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 1972 में सबसे पहले इसकी चर्चा हुई और 1974 में अमेरिका में सबसे पहले ये पर्यावरण दिवस पहली बार मनाया गया। उसकी तमाम सब थीमें थी और अनेक बार ये चल रहा है। 2021 में पाकिस्तान इसका मेजबान है और अब पर्यावरण को ठीक करने की बात नहीं है, अब ये बात हो रही है पर्यावरण बिगड़ चुका है। थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 2021 में जो क्षति हो गई है उसको कैसे हम रिस्टोर करें, हम इस लेवल पर आ चुके हैं। भारतवर्ष में भी इस संबंध में बहुत सारे प्रयास किए हैं। उन प्रयासों में देखें, आप सारे लोग यहाँ आने की जरूरत नहीं है। 1971 में इन्होंने अधिनियम ले आए, इसके बाद वायु प्रदूषण पर 1981 में अधिनियम ले आए, फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ले आए, फिर उसके बाद अधिनियम 1980, तमाम इस तरह के अधिनियम ले आए और लगातार ला रहे हैं कि किस तरह से हम पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं। लेकिन आप तो मैं एक उदाहरण दूंगा। अधिनियम आज 20 वर्ष सलमान एक काले किया जाता है के अधिनियम वो हमारा न्यायालय, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ये नहीं निर्धारित कर पाए कि क्या उसमें सलमान दोषी हैं, वहां पर थे कि नहीं थे। होने वाला नहीं है। आज हमारे लगातार बढ़ रहा है, सूर्य से किरण आती है फिर वापस हमारे प्रदूषण ग्रीन हाउस उसमें ऊपर नहीं जा परिणाम परत जल नहीं पाता है, में है तूफान, आंधी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सारी विभीषिकाएं अगर रोकना है तो आज का जो टॉपिक हमारे आदरणीय वर्मा जी ने निर्धारित किया बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस पर चर्चा की जानी चाहिए, क्या सलूशन निकले और किस हमारे पूरा उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया मां भद्राणि पश्यन्तु तमाम तरह की बातें किया था। अगर उस पर हम चलते तो शायद आज हमारी स्थिति ये न होती। निश्चित रूप से मैं ज्यादा समय न लेते हुए पुनः आप सभी से ये अपेक्षा करता हूं कि जब भी हमारे आदरणीय वर्मा जी या महाविद्यालय द्वारा आप सारे विद्वानों को आमंत्रित किया जाए, आपसे कुछ अपेक्षा की जाए कि आप अपना उद्बोधन दें, तो आपका सहयोग इसी तरह से महाविद्यालय को, हमारे किसी भी शिक्षक साथी को मिलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः आप सभी के प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूं। आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। थैंक यू। नहीं, मैं समय के अभाव को ध्यान में रखकर बोलना बहुत चाहता, लेकिन अपने को मैंने रोक दिया। आज हमको सुनना नहीं जी।
Thank you, Dr. Verma. First of all, I would like to ask, am I audible there? Thank you, Dr. S.K. Verma. And I would like to thank Principal Sir of PG College, Jaunpur also for inviting me for this lecture. And सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार और पीजी कॉलेज के जो भी प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, शायद जिनके नाम मुझे नहीं मालूम है, मैं सभी को अपना नमस्कार करती हूँ, सबसे नमस्कार करती हूँ। आज हम सभी पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस वेबिनार के माध्यम से आपस में जुड़े हैं और आपस में हम चर्चा कर रहे हैं। जो पर्यावरण है, पर्यावरण से हम क्या समझते हैं? पर्यावरण को अगर हम तोड़ें, मतलब पर्यावरण मीन्स हमारे चारों तरफ का आवरण जो कि हमेशा स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिए, हम यही उम्मीद करते हैं। और जब कभी भी हम पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं तो हमें हमेशा हम अपने और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे जो संसाधन है उनको सुरक्षित रखने की बात हमेशा ध्यान में रखते हैं और उसके लिए वचनबद्ध होते हैं। जैसा भी प्रिंसिपल साहब ने बता ही चुके हैं कि जो पर्यावरण दिवस की शुरुआत कैसे हुई, इसका शुरुआत जो हुआ 1972 में यूएन ने किया। इसके बाद 1974 में स्टॉकहोम और समिट जो हुआ था, उस समिट में 143 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, 143 कंट्रीज, और वहां इसको एक प्लेटफॉर्म मिला एंड वहां से ये ग्लोबली स्टार्ट हुआ, ग्लोबली इसको सेलिब्रेट करना। प्रति वर्ष हर साल इसको हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं और हर वर्ष में कोई थीम रखा जाता है इसके परिप्रेक्ष्य में, और इसके कुछ उद्देश्य भी हैं। मैं अपना प्रेजेंटेशन ओपन करना चाहूंगी। अच्छा, शेयर स्क्रीन कर दूं। ओके करो। स्क्रीन शेयर के लिए परमिट करना पड़ेगा आपको। स्क्रीन सभी को विजिबल है सर? स्क्रीन विजिबल हुआ सर? यस मैम। ओके, थैंक यू। एंड मैं सबसे पहले अपना परिचय देती हूँ। नाम मेरा लिखा हुआ है, आई एम सीनियर रिसर्च ऑफिसर एंड हेड ऑफ द वाइल्ड लाइफ ब्रांच, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। मेरा जो यहाँ पे मुख्य काम है रिसर्च करना है। हम लोग फॉरेस्ट रिलेटेड रिसर्च और विभिन्न प्रोजेक्ट लेके वन्य प्राणी संरक्षण, वन संरक्षण पे कार्य करते हैं। तो डिफरेंट हमारा मेन काम रिसर्च वर्क होता है।
तो अभी मैं इस बात कर रही थी आपसे कि पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है एवरी ईयर, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके हम ऑब्जेक्टिव हमारे क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, जैसे जनरल उसका ऑब्जेक्टिव है टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग कॉमन पीपल अबाउट द इशू ऑफ द एनवायरमेंट। जो भी एनवायरमेंट के इशू है उसकी अवेयरनेस फैलाना है हमारा है। और फिर सेकेंड है एनकरेज करना लोगों को, कम्युनिटी सोसाइटी को टू पार्टिसिपेट टू सेलिब्रेट, एंड उसके लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए वो एक्शन लेने के लिए एक्ट हो, मतलब and to encourage the people to make their nearby surroundings safe and clean, to enjoy safer and cleaner or more prosperous future. ये हमारे मुख्य ऑब्जेक्टिव होते हैं। Recording in progress. क्या मजाक है? यही तो मसला है। आई थिंक डिस्कनेक्ट हुआ था क्या सर? Yes. वो शेयरिंग जो है लिमिटेड टाइम के लिए है, उसको कंटिन्यू कर दीजिए, अदरवाइज वो बार बार होगा। उनका 820 रुपया रहा दे लू पानी नहीं लिया पहले के धारा खरा लग दिखा भाई कितना है भाई 600 रुपया रहा है वो नेवता का और 720 रहा लोकर। डॉक्टर वर्मा, आई रिक्वेस्ट स्क्रीन शेयरिंग लंबे टाइम के लिए रहे। 1320 हाँ 1320 अच्छा 1320 पता कौन पैसा ये जैसे मैंने बताया कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्यावरण के ऊपर एंथम भी लिखा जा चुका है, जो मिस्टर अभय के हैं, इन्होंने इस पे एंथम लिखा, और ये अभी अर्थ एंथम के नाम से जाना जाता है। आप देख के इसको पढ़ सकते हैं। और ये एंथम जो है 70 भाषाओं में गाया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। हमारे हिंदी में है इंसान है हम, धरती हमारा घर, ये लेके एक सॉन्ग बनाया गया है ये स्लोगन को लेके। और जब भारत में एक 2013 में मीटिंग हुई थी, उस समय ये लॉन्च किया गया था, यहीं पे क्रिएट किया गया है इंडिया में। और अभय के ने इनको अपने पेन से लिखा गया है उनके द्वारा। पर्यावरण की एंथम भी उन्होंने कंस्टिट्यूट किया है। अब अगर हम बात करें, जो एवरी ईयर पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो हर एक साल में कोई ना कोई थीम निर्धारित की जाती है। इस वर्ष का जो थीम है क्या है, 3 आर को लेके है, सिंपल आर, 3 आर है। री इमेजिन, आप से सोचिए कि आपने क्या किया, हमारे पास क्या था और आज हमारे पास क्या है। सेकेंड आर इज रिक्रिएट, मतलब जो भी हमने खोया है, जो वो खोया है उसको हम पुनः रिक्रिएट करें। और थर्ड आर है रीस्टोर, जो हमने क्रिएट किया है
उसको हम रिस्टोर करें। तो कुल मिला के हमारे जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इज द थीम ऑफ दिस ईयर। अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, टुंड्रा इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम। सभी टाइप के इकोसिस्टम है जो अभी डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उनके लिए हम सोचे हमने क्या खोया एंड रिक्रिएट एंड रिस्टोर करना है सभी इकोसिस्टम। अगर पर्टिकुलर इकोसिस्टम में हम जब बात करते हैं तो इकोसिस्टम में दो तरह का एनवायरनमेंट होता है, एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आ गए, जो भी नॉन लिविंग मटेरियल्स है वो हर इकोसिस्टम में वो होते हैं, और हर एक इकोसिस्टम का कंपोनेंट बायोटिक फैक्टर्स भी है। और बायोटिक फैक्टर में मेन है आपके हैं कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर। और कंज्यूमर की बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। तो ये इकोसिस्टम है। अब आप सोचिए कि जो हर एक प्रत्येक इकोसिस्टम है आपको कुछ ना कुछ सर्विस देता है। तो अगर हम बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम सर्विसेज, जो आपको प्रोडक्ट फूड एंड वाटर दे रहा है, रेगुलेशन ऑफ फ्लड, जैसे आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम में फ्लड को रेगुलेट कर रहा है, इरोजन, सॉइल इरोजन को रोक रहा है, डिजीज आउटब्रेक को रोक रहा है, नॉन मटेरियल बेनिफिट्स सच एज रिक्रिएशनल वैल्यू एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स इन नेचुरल एरियाज। आप घूमने जाते हैं नेचर प्लेस में, कितना पीस फील करते हैं, सीनिक ब्यूटी देख के आपको कितना आई सूदिंग लगता है। तो इस तरह की ये जो नॉन मटेरियल बेनिफिट्स फॉरेस्ट के या जो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम के बहुत ज्यादा है। अब देखिए, अब आपको ये सब ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम है, ये आपको क्या कितनी सर्विसेज देते हैं, प्राइसलेस वैल्यू, जिनका वैल्यू इट कैन नॉट काउंट। अगर आप इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे तो बिलियंस ट्रिलियंस में इनका वैल्यू आएगा। कितना ऑक्सीजन देते हैं, कितना वाटर देते हैं, कितना फूड देते हैं, आप उसका इमेजिन नहीं कर सकते, उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। आपको स्पिरिचुअल वैल्यू भी देते हैं, रिक्रिएशनल वैल्यू भी देते हैं। इस तरह ये हमारे एग्जिस्ट नेचुरल इकोसिस्टम है जिन्हें हमने खराब कर लिया, हमने डिस्ट्रॉय कर लिया जिन सिस्टम्स को। देखिए आज सब्जेक्ट है डिफोरेस्टेशन है, पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रीज है। नदियों में कितना इफ्लुएंट बह रहा है, बहुत सारा इफ्लुएंट केमिकल इंडस्ट्री से आता है, वो इफ्लुएंट जा रहे हैं। हम जगह जगह डैम बना रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण आज हमने सिचुएशन को इस तरह से बिगाड़ लिया है। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं सभी जगह कितना प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्ट कितना ज्यादा क्रिएट हो गया है, जिसका मेंटेनेंस हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। जंगल कट गए हैं, जगह जगह फ्लड आने लगा है। अब जंगल जब कट जाता है तो आप जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बताऊं, फनी सा एग्जांपल है, आप खुद करके देखिएगा। सॉरी अगर कोई इसमें बोल्ड पर्सन हो, अगर आप किसी गंजे सर पर एक पानी धीरे धीरे पानी डालिए, पूरा ड्रेन ऑफ हो जाएगा। और कोई व्यक्ति है जिसके सर में काफी सारे बाल हैं, उसके सर पर धीरे धीरे पानी डालिए और दोनों को माप लीजिए कितना पानी ड्रेन ऑफ होके आता है। हमेशा आप खुद ही पाएंगे कि जो जहाँ हेयर ग्रोथ है, तो जंगल भी हमारा सिमिलर इसी तरह का रोल करते हैं। आप जुड़े हुए थे ना? ग्राउंड वाटर है उसको भी बढ़ाते हैं, वाटर होल्ड करते हैं और आने वाले टाइम के लिए रिसाइकल करते हैं। इस तरह का रोल हमारे जंगलों का बताना था, इतने थे, कल गया था मैं वहाँ 6 बजे तक रहा, बल्कि हाँ तो ऑनलाइन हमको चेक करने का आइडिया नहीं थी, तो आप यही के नाम कहे मनीष सिंह बीएड में बदलापुर में, उनको फोन के वहाँ यूनिवर्सिटी में कहे कोई चेक कर ले, तो कोई तैयार ही नहीं। जो हर एक वर्ष में हर एक कंट्री होस्ट करता है, भारत में 2011 में पर्यावरण को होस्ट किया था।
जो कि जिसका समिट और दिल्ली में हुआ था, और उसके बाद से हमारी जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज है, लाइक प्लांटेशन है, मरीन पोल्यूशन, ह्यूमन ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है जो हमारे कंट्री में, वो सबसे बड़ा कॉज है। नहीं तो लिखा गया है, फिर उनको निर्देशक का पत्र जारी। चर्चा हुई सस्टेनेबल कंजम्पशन हम कैसे कर सकते हैं, उस पे काफी जोर दिया गया। एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम, वाइल्ड लाइफ 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आया था, तब तक बहुत हंटिंग भी होता था, बहुत सारा मिसयूज हो रहा था। उसके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद कंट्रोल हुआ। इन सब विषयों पर जो हमने जब 2011 में होस्ट किया था, उस समय चर्चा हुई और दोबारा इस पे काम हुआ। जैसा कि अभी प्रिंसिपल साहब ने ऑलरेडी बताया था कि बहुत सारे अधिनियम आए बीच बीच में, फॉरेस्ट पॉलिसीज आई, बहुत सारे पोल्यूशन कंट्रोल को लेके बहुत सारे अधिनियम आए, उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया है, तो मैं इसको दोबारा बता रही हूँ। ग्रेजुअली जो हमें अपने सिस्टम्स को इस तरह से पोल्यूट कर दिया, डैमेज कर दिया, अब हमारे पास क्या है, अब हमें क्या करना है? जो इस थीम का थर्ड आर है, वी हैव टू रिक्रिएट, हमको रिक्रिएट करना है, रिस्टोर करना है। जब हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे और बहुत ज्यादा करेंगे तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है वो खत्म होते जाएंगे, और जब तक हमारे अनुकूल है पर्यावरण तब तक ही हम मनुष्य जीवित रह सकते हैं। उसके बाद अगर प्रतिकूल होने लगा तो मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सभी ने अभी ये कोविड-19 के दौरान इसकी अहमियत को पहचाना होगा, ऑक्सीजन की कमी देखा, बहुत अच्छे से एहसास किया होगा सभी लोगों ने कि हमारे लाइफ में पर्यावरण की क्या इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चन आता है कि नाउ वी हैव टू रिस्टोर द थिंग्स व्हिच वी हैव लॉस्ट, जो हमने खो दिया हमको उसको दोबारा रिस्टोर करना है। पर्यावरण में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट भूमिका जो है वनों की है। हमारे वेदों में वनों को वन देवी के नाम से भी एड्रेस किया गया है और उस सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे वेदों में वनों की महिमा पर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है उसको। देखिए वन क्या क्या काम करते हैं, आप वर्षा लाते हैं, जो बाढ़ हो रही है उसको रोकते हैं, अपने जीवन जल को सोखकर अपने भीतर बाढ़ को खतरा रोकते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, ड्रॉट को रोकते हैं, और जो हम देखते हैं कि रेगिस्तान का एरिया फैलता जा रहा है, उस चीज को भी अगर वन है तो रोकते हैं। अब करिए अभी राजस्थान में कितना अधिक प्लांटेशन हुआ, वहां पर सिचुएशन एकदम चेंज होती जा रही है। आपको थोड़ा सा सिनेरियो राजस्थान का चेंज दिखेगा इस समय, बिकॉज क्यों, उन्होंने रिस्टोरेशन शुरू किया। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो एक दिन जब यही कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको उसका इफेक्ट होने लग जाता है। फॉरेस्ट और क्या काम करता है, आप पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, प्लांट्स जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जो कि पूरे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का जितना परसेंटेज है प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है और हमको ऑक्सीजन दे रहा है, ये आप सबको ही मालूम है। और बहुत सारे प्लांट्स, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कितना सारा फ्लोरा एंड फौना जो है हमारे जंगलों में पाया जाता है और जंगल उसको प्रिजर्व करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है जंगलों का बहुत बड़ा ही महत्व है। फिर आपका हुआ जो मेडिसिनल प्लांट्स को लेके, कितने सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको जंगल से मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के उत्पाद हो गए, लकड़ी से लेके गम वगैरह वगैरह, आप सब जानते हैं इन सब चीजों को, वो हमको जंगल से मिलते हैं। आज हमारे पास कितने जंगल हैं? हमारे पास 21.54% जंगल बचा हुआ है। ये हम इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो पूरे एवरी ईयर हर 2 साल में एक रिपोर्ट जारी करता है। फॉरेस्ट FSI जो कहलाता है, इसका मुख्यालय जो देहरादून में है,
ये अपनी रिपोर्ट में हर 2 साल में बताता है कि कितना फॉरेस्ट हमारे पास है और कितना प्रतिशत है, और हर एक राज्य में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत माइन्यूट ब्रेकअप देता है। तो आज का जो स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट है प्रेजेंट, वन जो हमारे पास है, हमारे इंडिया में, जो भारत में हमारे पास जो वन है, वो टोटल फॉरेस्ट कवर इंडिया का ये देखिए 71249 स्क्वायर किलोमीटर है। इतना हमारे पास एरिया है, जो हमारे ज्योग्राफिकल एरिया का मात्र 21.54% है। और अगर हम ट्री कवर मतलब जो फॉरेस्ट जो पैचेस में मिलते हैं, जैसे एक जो डेफिनेशन वाइज ये 1 हेक्टेयर से कम वाले एरिया को हम लोग कवर में काउंट करते हैं। तो वैसे एरिया मिला ले तब भी हमारे पास 24.56% ही टोटल फॉरेस्ट एरिया है। तो एक्चुअली होना कितना चाहिए? और अगर हम स्टेट वाइज इसकी रिपोर्ट देखें तो सबसे मैक्सिमम जो फॉरेस्ट परसेंटेज है नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया आपका, अरुणाचल हो गया, आसाम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आपका गोवा है, केरल है, साउथ में केरल है, फिर आपका मणिपुर, मेघालय, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया एंड त्रिपुरा। ये इनमें जो परसेंटेज है दैट इज मोर देन 33%, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉरेस्ट की है, इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट होना ही चाहिए ताकि वहाँ की पॉपुलेशन उस एरिया के लिए पर कैपिटा एक संतुलित फॉरेस्ट एरिया मिल सके। लेकिन मात्र कुछ स्टेट्स में ही है ये हालात, बाकी सभी स्टेट्स में बहुत कम है। मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करती हूँ, मध्य प्रदेश में 25.1% है। अगर आप यूपी की बात करें तो यूपी में 6.09% है, क्योंकि अभी उत्तराखंड सेपरेट हो गया तो उत्तराखंड है 45.43% फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर। इस तरह से जैसे लक्षद्वीप में हम देखें 90% है तो फॉरेस्ट एरिया है। तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है, आप विजिट करेंगे कभी तो खुद ब खुद इस चीजों का एहसास हो जाता है कि फॉरेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है। अंडमान निकोबार देखिए 81% है। इस तरह से जो हमारे जंगलों का, हमारे वनों का जो प्रेजेंट स्टेटस है, टोटल एरिया हमारे पास दिया हुआ है एंड टोटल फॉरेस्टेड एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया, फॉरेस्टेड एरिया एंड परसेंटेज। तो डिफरेंट वाइज जो स्टेटस है एज पर द रिपोर्ट ऑफ FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, ये हमारा आज का स्टेटस है। अगर हम पिछले सालों में देखें, पिछले सालों में फॉरेस्ट एरिया कितना था, तो अभी मैंने चूंकि मेरे पास समय बहुत कम था तो कुछ ही फिगर मैंने इसके लिए कलेक्ट किए हैं। तो शुरुआत में हम अगर 87 का देखें तो देयर वर 19% हमारे पास फॉरेस्ट एरिया था। फिर 97 में आप आते जाइए तो धीरे धीरे फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्या ये रिमार्केबल इंक्रीज है? वो हम जो हमारा लक्ष्य था, FSI फॉरेस्ट पॉलिसी जब बना था तो हमारा लक्ष्य इसको 50 सालों में 33% तक करने का था। क्या हम उसको मैच कर पाए हैं? ये देखिए, अगर हम ये 97 आज की स्थिति ये 2019 का है, या आप पीछे से चले तो धीरे धीरे थोड़ा सा हमारा इंक्रीज हो रहा है, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज है। अगर हम फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 की बात करें तो फॉरेस्ट एरिया टारगेटेड एज 33% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, इतना टारगेट हमने बनाया था 50 सालों के लिए। फिर 1988 में जब टारगेट नहीं पूरा हो पाया था, उस पर पुनर्विचार हुआ, कुछ अमेंडमेंट्स हुए एंड इट वाज फोकस्ड ऑन रोल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। इस समय गांव से जुड़े, वनों में रहने वाले कम्युनिटीज और आसपास के लोगों को पार्टिसिपेट किया गया। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया उस समय पॉलिसी में अमेंडमेंट के बाद। फिर भी हमने अपना जो हमारा अचीवमेंट है, वी हैव अचीव 21.54% फॉरेस्ट। अभी जबकि हमको अचीव करना था 33%, तो अभी भी हम 11.46 येट टू बी अचीव, उतना हमको अभी भी अचीव करना
बाकी ये मैं वही बताना चाह रही थी कि फॉरेस्ट की जो इम्पोर्टेंस ज्यादा है और प्रेजेंट स्टेटस जो है फॉरेस्ट की वो ये है। तो अभी भी हमको बहुत सारा इसमें काम करना है और जो यंग जनरेशन है वो सबसे महत्वपूर्ण रोल इसमें निभा सकती है। ये किसी एक का काम नहीं है कि आपका है मेरा है, इट्स नॉट योर्स नॉट माइन, इट्स अस, ये हमारा है, धरती हमारी है, उसको हमको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट योर मदर हु नरिश यू, जो आपको भोजन देती है, जो आपको नरिश करती है, पानी देती है, भोजन देती है, सब कुछ देता है, उस धरती को हमको प्रोटेक्ट करना है। और उसका मुख्य जो काम क्या कर सकते हैं, पहला तो मुख्य हम फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए प्लांटेशन कर सकते हैं, सपोर्ट टू मेंटेन द फ्रेश एनवायरनमेंट। और भी हम क्या काम कर सकते हैं, जैसे प्लांटिंग ट्री हो गया। और मैं आप आज के इस मीटिंग में, वेबिनार में जो भी स्टूडेंट हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने घर में जाके जरूर एक एक पौधा जरूर लगाएं आज। और पूरे साल में अगर हर महीने भी एक पौधा लगाएंगे तो बहुत इंक्रीमेंट होगा, हमारे जो प्लांटेशन एरिया है उनको बहुत इंक्रीमेंट। और इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि ऐसी जगह ना लगाए जहाँ सर्वाइव ना कर पाए। सस्टेन, देखो इसमें सस्टेनेबल चीज की बात बहुत ज्यादा है कि आपने कर दिया, आप भूल गए, दैट शुड बी सस्टेन, वो सस्टेन होना चाहिए, तभी तो उसका आफ्टर इफेक्ट आपको मिलेगा। कंट्रोल ऑन एयर पोल्यूशन, हम और क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन में कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स बनाए हुए हैं, बहुत सारे अधिनियम्स हैं, वो पोल्यूशन, इसी तरह के पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। आप दिल्ली का, मैं 90s में दिल्ली विजिट किया था, मैंने तब देखा दिल्ली का सिचुएशन। फिर सीएनजी आने के बाद देखिए आप कितना आज ग्रीन है, पोल्यूशन भी बहुत कम है। नहीं तो 92 में जब मैं कुछ दिन दिल्ली रही तो आप अगर ट्रैवल करते थे तो शाम आपके मुंह से पूरा काला पानी टपकता था। आज स्थिति अलग है क्योंकि वहां का जो एयर पोल्यूशन था वो काफी हद तक कंट्रोल हुआ। बीच बीच में जैसे फेस्टिवल्स में फिर एनहेंस हो जाता है, लेकिन जो व्हीकल से जो चीजें आ रही थी, व्हीकुलर एग्जिस्ट आ रहे थे, वो काफी कंट्रोल हुए, काफी कम हुए बिकॉज ऑफ सीएनजी गैसेस एंड अदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो अभी रिसेंटली काफी मात्रा में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। कंट्रोल ऑन वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन में क्या है आपका, सबसे जरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लान जो है वो होने चाहिए। और जो हमारी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज से जो आपका इफ्लुएंट निकलता है, वेरियस काइंड ऑफ इफ्लुएंट, आपको लगता है क्या वो सिर्फ पानी को गंदा कर रहे हैं, पानी गंदा कर रहे हैं, ह्यूमन को अफेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ वो पूरा जो वाटर इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसको ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहाँ फिश जो मिलते हैं वो पोल्यूट हो जाएंगे, कुछ तो डेड भी हो जाती हैं, अदरवाइज उनकी बॉडी में बहुत सारे डिफॉर्मेशन हो जाते हैं, फिर वही फिश ह्यूमन कंज्यूम करते हैं, तो इस तरह से वो वापस रिसाइकल होके ह्यूमन की बॉडी में आ जाता है। सो हम कैसे इसको मिनिमाइज करें, इस बारे में ही हमको सोचना है और हर एक को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। मेरा फोकस जो है यंग जनरेशन से है, आज के स्टूडेंट से ज्यादा है, क्योंकि आने वाले टाइम में इन्हीं के कंधे पे है, इस सब की जिम्मेदारी होने वाली है। फिर हम और क्या कर सकते हैं ये मेंटेन करने के लिए कि हमारा एनवायरनमेंट फ्रेश रहे, तो मिनिमाइज द यूज ऑफ व्हीकल। बहुत सारे व्हीकल्स का यूज हो रहा है, क्यों नहीं हम पूल व्हीकल यूज कर लेते हैं, कुछ जहाँ हम पैदल जा सकते हैं पैदल जाएं, क्यों हम थोड़ी सी दूर के लिए भी बाइक ले जाते हैं। इस तरह छोटी छोटी चीजों से हम कर सकते हैं। आपके व्हीकल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई है, तो पोल्यूशन ज्यादा करने लगा है, उसको भी ध्यान में रखिए। आप ये मत सोचिए कि ठीक है चलिए वो आपका व्हीकल खराब है, आपको परेशानी दे रहा है, लेकिन वो सभी एनवायरनमेंट को भी प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम लोग अपने मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो आप पूल व्हीकल बस से जाइए, अगर आपको कॉलेज जाना है तो बस से चले जाइए, तो आपके इंडिविजुअल व्हीकल 10 गाड़ियां जा रही है और 10 लोग बस में जा रहे हैं, एक बस में या एक गाड़ी में टैक्सी में जा रहे हैं, तो उस तरह से थोड़ा सा मैनेज करेंगे। जब हम ये सब चीजें सीखेंगे तभी हम अपने एनवायरनमेंट को फ्रेश रख पाएंगे। फिर डू नॉट बर्न अ वेस्ट, बहुत सी जगह वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट ये बर्न करते हैं, तो बर्न मत करिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत हाई होता है ये सब बर्न करने से। फिर स्टॉप यूजिंग इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स,
हम इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा लेने के लिए, कि अगर क्रॉप में इल्ली लग गया, कीड़े लग गए, तो प्रोडक्शन हैम्पर हो जाएगा और क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इस कारण हम लोग इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। आप अभी पंजाब में देख ही रहे हैं, बहुत सुन रहे होंगे कि पंजाब में मैक्सिमम केसेस जो आ रहे हैं कैंसर के, वो पंजाब से ही आ रहे हैं, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर और सबसे ज्यादा यूज इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का होता है। तो इन सबको हम रोक सकते हैं। फिर वेस्ट मैनेजमेंट, आज के टाइम में प्लास्टिक वेस्ट और आपका ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत ज्यादा है, इसको हमको मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा। और ये सारी चीजें हैं जो विद ऑल योर सपोर्ट, आप सबके ही सहयोग से हो सकती है। एंड स्टूडेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हम इस एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इन चीजों में से कुछ भी जो कर सकते हैं, 5% ही कर सकते हैं, 10% ही कर सकते हैं, इसको जरूर करें और अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखें। अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं कि व्हाट गवर्नमेंट आर डूइंग, सो देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो कंट्रोल इस पे करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड सीसी, क्लाइमेट चेंज भी इसमें ऐड हो गया है, तो वो सबसे ज्यादा रोल इसमें अदा करता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनके, गंगा क्लीनिंग है, रिवर क्लीनिंग है, सी बीच क्लीनिंग है, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, ये सारे चलते हैं। तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स, बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी मुंबई है, बोटेनिकल सर्वे है, भारतीय विद्यापीठ पुणे है, फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड न्यू दिल्ली है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE न्यू दिल्ली, जिसमें मैडम सुनीता नारायणन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये जो है मैडम नारायणन पूरा एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा डिवोटेड होके काम करती हैं। आई हैव विजिटेड दिस CSE इंस्टीट्यूट एंड फॉर सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन है। सो देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून है, फिर जैसे ZSI है और सेकॉन है, सेकॉन कोयम्बटूर। सो इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसमें काम करते हैं एनवायरनमेंट इश्यूज को लेके। वे सबके अपने अपने इश्यूज हैं। बोटेनिकल सर्वे वाला उस फील्ड में काम करता है, जूलॉजिकल सर्वे वाला इस फील्ड में काम करता है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उस कॉन्टेक्स्ट में काम करता है। सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव फिक्स्ड है। एंड जो भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, इट इज कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इससे कंट्रोल होते हैं ये सारी जो भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं डिफरेंट स्टेट्स में। हमारा जैसे देहरादून में आई-सेफारी एक काउंसिल है, उसके अंतर्गत पूरे इंडिया में 8 फॉरेस्ट के इंस्टीट्यूट हैं। इट इज गवर्न बाय आई-सेफारी देहरादून। सिमिलरली हर एक स्टेट में भी कुछ स्टेट्स में अपने स्टेट फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं। तो उनमें से ही मध्य प्रदेश में एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वेयर आई एम वर्किंग। तो मैं ये तो आपके एनवायरनमेंट के बारे में हुआ आज के कॉन्टेस्ट में। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन सेफगार्ड ऑफ द एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो कुछ जो हम इश्यूज टैकल करते हैं, आई वुड लाइक टू टेल अबाउट दैट। तो इस तरह का जो ये आप व्यू देख रहे हैं, ये वेस्टर्न MP के फॉरेस्ट का सिनेरियो आपको इस तरह का दिखेगा। रोल ऑफ वाइल्ड लाइफ ब्रांच इन वेरियस कंजर्वेशन एक्टिविटीज ऑफ द मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो हम लोग क्या काम करते हैं वो मैं आपको समराइज करती हूँ। ये देखिए, ये एक व्यू देखिए आपने सबने नाम सुना होगा पचमढ़ी जहाँ पर है, ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। काफी बड़ा, लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इस तरह का फॉरेस्ट बना हुआ है। जाएगा इसमें रेगुलर, अभी जैसे फॉरेस्ट है तो जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं और फर्दर इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं इधर बीच में गांव बसा हुआ है। तो अब ये गांव को, क्योंकि जंगली जानवरों का के लिए बीच में गांव होना थोड़ा सुटेबल नहीं होता है। अगर गांव हट जाते हैं, गांव को, क्योंकि लोगों इतना इंटीरियर में लोगों को भी परेशानी है, लोगों को भी सभी सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो यहाँ से
तो लगभग सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो एक टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, उससे लगभग 50 एक गांव जंगल से शिफ्ट किए गए, बाहर शिफ्ट किए गए। और शिफ्ट करने के बाद का जो सिनेरियो है, हमने एक स्टडी किया था कि विलेज रिलोकेशन के बाद व्हाट इज द स्टेटस। तो वहां पे जो ग्रासलैंड्स डेवलप होते हैं, जो ग्रासलैंड फिर वाइल्ड लाइफ के लिए काम आते हैं, उस तरह का आप देखिए, ये देखिए जो गांव, पहले जो गांव थे, घर दिख रहे थे, अब आपको बड़े बड़े ग्रासलैंड्स दिखने लग जाते हैं। इन इतने प्रोडक्टिव ग्रासलैंड है, और इसको फॉर पार्क अथॉरिटी हमारा मैनेज करता है। और बहुत सारी इसमें वैरायटी, बायोडाइवर्सिटी की नंबर्स देखिए, 40-60 ग्रासेस यहाँ पे ग्रो करते हैं, जो कि एक टाइम में नहीं थे यहाँ पर। ये देखिए वेरियस काइंड, ये भी इस जगह में भी एक गांव हुआ करता था, और वो हटाने के बाद आप सिनेरियो देखिए। तो हम जो भी चीजें हम खो देते हैं, वी कैन रीस्टोर देम, और उनको डेवलप भी कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसी का एक उदाहरण है आपके सामने। यहाँ भी एक विलेज था, और अभी एकदम वेजिटेशन से फुल है। जब ये वेजिटेशन आ जाता है तो यहाँ पे एनिमल्स की मूवमेंट भी बढ़ जाती है। यहाँ पे डियर आना शुरू हो गए। ये देखिए एक अलग सिनेरियो देखिए, डियर की मूवमेंट शुरू हो गई यहाँ पर। ये भी जहां जहां से भी विलेज हटते हैं और ग्रासलैंड डेवलपमेंट होता है, और हर्बीवोर स्पीशीज आ जाती है। अभी यहाँ आपको एक्सेस दिख रहा है। और इवन जो वाटर होल्स होते हैं, हम लोग इसमें ट्रैप कैमरा लगा के भी स्टडी करते हैं। तो कार्निवोर्स की भी मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो इस तरह के स्टेप्स मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है, और हमारा रोल जो है, हम इसकी स्टडी करना रहता है कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन हियर, एंड इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी। ये पहले ग्रासलैंड नहीं था, हर्बीवोर्स को फूड नहीं मिल रहा था। विलेज हटने से वहां पे ग्रासलैंड डेवलप हुए, कितना हेक्टेयर हुआ, कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, वो सब हम स्टडी करके एक रिपोर्ट हम अपने डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं। तो इस तरह से और क्या क्या मूवमेंट होने लगे, फिर उसका पार्क अथॉरिटी हमारे उसके अकॉर्डिंग मैनेज करती है। तो वो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में आता है। बट मैनेज कैसे करना है, आउटपुट क्या हो रहा है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए ये सांबर स्पीशीज भी यहाँ पे ग्रो कर रही है। सतपुड़ा में काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। गौर है, बाइसन, इंडियन बाइसन, ये भी सतपुड़ा में काफी मिलते हैं। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट हम लोग, एक तो ये आपको बताया इस तरह का स्टडी है, मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो मध्य प्रदेश में जो भी वाइल्ड लाइफ है, उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और उसके हैबिटेट की मॉनिटरिंग भी करते हैं। और सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, जो हमारे संरक्षित वन क्षेत्र होते हैं या टेरिटोरियल डिविजन्स होते हैं, जो वन मंडल होते हैं ढेर सारे, उनके जो जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, और उसकी मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन करते हैं कि वहां पे स्टेटस क्या है। आप क्यों करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि कौन सी स्पीशीज है, कितनी संख्या में है, फॉरेस्ट का क्या स्टेटस है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे। फर्दर प्रिस्क्रिप्शंस देने के लिए हम लोग ये मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की एक्सरसाइज की जाती है। तो मेनली इसमें हम फोकस करते हैं टाइगर की संख्या, टाइगर इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज टाइगर इज अ फ्लैट स्पीशीज ऑफ द इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आते हैं। अगर आप देखें तब स्पीशीज अगर एग्जिस्ट कर रहा है, प्लास्टिक स्पीशीज वहां एग्जिस्ट कर रही है, इट मींस नीचे का पूरा आपका पिरामिड बैलेंस है। टाइगर होगा, हर्बीवोर्स होंगे, हर्बीवोर्स होगा, और आपके ग्रासलैंड, ये सभी स्पीशीज होंगी। तो इस तरह से आपको मैनेज करके तो ये स्टडी करते हैं, ये इंस्टीट्यूट हमारा ये स्टडी मिल लेता है। और स्टडी करने के बाद हमारे पास हर एक टाइगर की स्ट्राइप, देखिए हर एक टाइगर का स्ट्राइप पैटर्न जो होता है डिफरेंट होता है। जैसे हमारी फिंगरप्रिंट्स होती है, सिमिलरली टाइगर का स्ट्राइप पैटर्न होता है। तो हर एक टाइगर की स्ट्राइप का लेफ्ट एंड राइट फ्लैंक का हमारे पास डेटाबेस, वी आर कलेक्टिंग डेटाबेस। ये 2016 से हम कलेक्ट कर रहे हैं, 16, 17, 18, एवरी ईयर वी आर कलेक्टिंग सच काइंड ऑफ डेटाबेस हर एक टाइगर में। और वो टाइगर किस अपने एरिया में, उसका जो भी एरिया है,
कितना मूव कर रहा है, उसका मूवमेंट एरिया कहाँ कहाँ जाता है, वो ये कैमरा ट्रैप हम लोग सेशंस लगाते हैं, उसकी मदद से इनका कंजर्वेशन, ताकि फर्दर इनका संरक्षण हो सके। गांव के बाहर जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो इस तरह से ये इनकी लोकेशंस देखते हैं कि कहाँ जा रहा है, और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी आपको रोकना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ये वाला हम स्टडी इसमें लेते हैं कि इनकी मूवमेंट पैटर्न क्या है। गांव के बहुत नजदीक है तो फर्दर इनके लिए जो क्यों जा रहे हैं एनालिसिस करते हैं, और अगर प्रे बेस नहीं है तो अंदर के क्षेत्रों में प्रे बेस को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसलोकेट भी करते हैं। कहीं जैसे हिरण नहीं है तो दूसरे जगह से एक बोमा टेक्निक होती है, उससे कैप्चर करके, और जिन क्षेत्रों में नहीं है प्रे उन क्षेत्रों में इनको छोड़ा जाता है। इस तरह से इन सब चीजों के लिए, कंजर्वेशन के लिए इस तरह की स्टडी की जाती है। और ये वाला जो हमारा डेटाबेस है स्ट्राइप पैटर्न का, इट ऑल्सो हेल्प्स इन वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट। कभी किसी टाइगर को कोई किल कर देता है, उसकी कहीं स्किन सीज होती है, तो वी कैन आइडेंटिफाई इसको, इसके स्ट्राइप पैटर्न से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो वो टाइगर कहाँ से, जो अगर स्किन मिली तो कहाँ से सीज हुआ, कहाँ से, किस जगह का टाइगर था, उसका नाम क्या था। हर एक टाइगर का नाम भी दिया जाता है, नोमेनक्लेचर होता है इसका, किस पार्क का है और कौन सा टाइगर है, उसका हर एक का एक डेटाबेस में पर्टिकुलर नाम होता है। तो ये इस तरह की स्टडी कंजर्वेशन के पर्पज से वी आर कंडक्टिंग। फिर कुछ क्षेत्रों में देखिए टाइगर्स खत्म हो गए हैं, जैसे हमारे यहाँ जबलपुर से 100 किलोमीटर पे एक सेंचुरी है, वहाँ 2007 के बाद कोई टाइगर नहीं था। तो डिपार्टमेंट ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश ने वहां पर टाइगर्स इंट्रोड्यूस किए ताकि यहाँ भी मल्टीप्लाई होना शुरू हो। तो उसका जो मॉनिटरिंग है, उसको मॉनिटर करने का काम ऐसे फरे करते हैं। कितना मूवमेंट एरिया, जैसे टाइगर छोड़ा गया तो फर्स्ट तो उसको हम लोग रेडियो कॉलर करते हैं। रेडियो कॉलर करने के बाद कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ जीपीएस। रेडियो सैटेलाइट रेडियो कॉलर होता है, तो सैटेलाइट की मदद से उसका डेटा हमको मिलता है कि ये टाइगर कहाँ मूव किया। तो वो पॉइंट लेके हम उसका टेरिटरी निकालते हैं, कहाँ कहाँ मूव कर रहा है। बाहर अगर जाता है हमको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है लोकेशन की कि यहाँ है, तो उसको ट्रैक करके अंदर लाया जाता है ताकि कोई बाहर कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। इनिशियली जब तक वो सेटल नहीं हो जाते तब तक इस तरह की मॉनिटरिंग करना जरूरी है। फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ रही है, उसकी मॉनिटरिंग हमें देखना पड़ता है। इस तरह से देखिए, जब टाइगर को रेडियो कॉलर किया जाता है तो उसको वेटनरी डॉक्टर उसको ट्रैंकुलाइज करते हैं। ट्रैंकुलाइज करने के बाद इसको रेडियो कॉलर पहना देते हैं, और रेडियो कॉलर पहनाने के बाद जहां भी मूव करता है तो हम उसकी लोकेशंस लेते रहते हैं एंटीना से, एलिफेंट की मदद से। इस तरह से इसकी मॉनिटरिंग कंटिन्यूस चलती रहती है। और यही जो अभी इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके 3 कब्स भी है। तो फर्दर इनके कब्स को भी मॉनिटर कर रहे हैं कि इनका बिहेवियर हम लोग स्टडी करते हैं, हाउ दे आर बिहेविंग टू ईच अदर। मदर के साथ कब्स कैसा बिहेव कर रहा है, फादर के साथ कब्स कैसा बिहेव कर रहा है। जनरली एक मिसकंसेप्शंस बहुत होते हैं, बोलते हैं कि टाइगर अपने कब्स को खा जाता है, बट देखिए ये टाइगर है और इसके पास में कब्स बैठे हैं, और अभी ये 2 साल के हो चुके हैं, लेकिन कभी भी टाइगर ने इनको हार्म करने की कोशिश नहीं की। तो जब स्टडी करते हैं तो बहुत सारी जो पुरानी धारणाएं हैं वो भी खत्म होती हैं, नई नई जानकारियां हमको प्राप्त होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक टाइगर का अपना एक स्ट्राइप पैटर्न होता है, और जैसे कि हमारा फिंगरप्रिंट सबका सेपरेट होता है, उनको हम एक रिकॉर्ड रखते हैं कि, और उसको दूर से भी पहचान लेते हैं कई बार कि ये कौन सा टाइगर है, क्या है। तो ये टाइगर मेल टाइगर है, ये फीमेल टाइग्रेस है। ये जो अभी यंग कब्स हैं, ये उनकी स्ट्राइप पैटर्न से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इस तरह का डेटाबेस अगेन मॉनिटरिंग करके भी हम तैयार करते हैं। इसके अलावा जो और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे वाटर परियोजनाएं होती हैं, कहीं इंटेक वेल बनना है रिवर पे। अभी रिसेंटली हमारे जो नेशनल चंबल सेंचुरी है उसमें एक इंटेक वेल प्रपोज हुआ है। तो क्या उसमें जितना वाटर निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे डेली बेसिस पे, उसका इम्पैक्ट हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स है, वाइल्ड एक्वाटिक एनिमल्स है, घड़ियाल है स्पेशली, वहाँ दैट इज द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ दैट एरिया, एंड
and फ्रेश वाटर डॉल्फिन इज ऑल्सो देयर। तो उन सब की स्टडी करते हैं कि उन पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये अभी नेशनल चंबल सेंचुरी में ये स्टडी चल रहा है, कंप्लीट होने वाला है। तो घड़ियाल और उनका नेस्टिंग साइट देखते हैं, कहाँ पे नेस्टिंग साइट है, और भी टर्टल स्पीशीज है। तो इस तरह की स्टडी हम लोग टेकअप करते हैं। ये घड़ियाल के कुछ ये मेल घड़ियाल है यहाँ पे, इसमें जो घड़े का आकार की रचना होती है वो मेल घड़ियाल होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारा सैंड एक्सट्रैक्शन होता है, बहुत इरेगुलर एक्टिविटीज होती है सैंड एक्सट्रैक्शन की। तो वो भी हमने जैसे इसमें रिकॉर्ड किया, कितना सैंड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है इसमें नेस्टिंग साइट डिस्ट्रॉय हो रही हो, नेस्टिंग साइट जो घड़ियाल का है, तो वो लोकेशन लेके, वो पॉइंट करके, और फिर इसके रिपोर्टिंग हम करते हैं कि इस साइट पे नेस्टिंग साइट है, तो वहां पे फिर कंट्रोल लगाए जाते हैं। ये देखिए हैचलिंग्स है, आप देखिए ये नेस्टिंग घड़ियाल के हैचलिंग्स देखिए। कुछ इंपॉर्टेंट एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज भी वहां पे मिली। फिर जैसे और भी हमारे क्राइटेरिया होते हैं, इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। जैसे टूरिज्म एक्टिविटी बहुत टाइगर रिजर्व में, जंगल में ही होती है। तो जो टूरिज्म एक्टिविटी हो रही है उसका एनवायरमेंट पे क्या, एयर पोल्यूशन कितना ले रहा है, Recording in progress. अब जाबर बोलना पड़ेगा ना। हेलो चला जाबे ना। हेलो डॉक्टर वर्मा, अभी ऑडिबल है? यस मैम, यस। ओके। सो मैं टूरिज्म की बात कर रही थी। तो टूरिज्म एक्टिविटीज की जो एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल और सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स होते हैं ऑन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बोथ वी आर डूइंग दैट। फिर बहुत सारे इश्यूज होते हैं कोऑपरेटिंग द विलेज फ्रिंज एरियाज जो है, गांव, जंगल के पास वाले जो गांव हैं, उनमें इस तरह के केसेस, कोऑपरेटिंग के केसेस बहुत होते हैं। और कॉम्पनसेशन इश्यूज, फार्मर्स की प्रॉब्लम, इन सब इश्यूज को भी हम लोग टैकल करते हैं। एक स्टडी लिया और कॉम्पनसेशन में कहाँ प्रॉब्लम है, लोगों को कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा, सही मिल रहा, गलत मिल रहा, कितना मिलना चाहिए, इस तरह का। तो पॉलिसी में भी ये सारी प्रिस्क्रिप्शंस लेके हम उसको सबमिट करते हैं कि कॉम्पनसेशन जो पुरानी पॉलिसी है उसमें ये इश्यूज हैं और हमको फर्दर अमेंडमेंट की जरूरत है, तो ये होना चाहिए। अभी रिसेंटली आई हैव टेकन अ स्टडी इन होशंगाबाद डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। इस तरह का स्टडी एक सबमिट किया, जिसके बाद जो कॉम्पनसेशन स्कीम है जो गवर्नमेंट की, उसमें परिवर्तन होके नई कॉम्पनसेशन स्कीम इसमें आ रही है। फिर इसके अलावा हमारा जो ऐसे पर एक रोल है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फॉरेस्ट स्टाफ ऑफ मध्य प्रदेश। जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे मॉनिटरिंग, टाइगर मॉनिटरिंग की टेक्नोलॉजी है, या कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो आती है रिलेटेड डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, उन टेक्नोलॉजी को हम उनको ट्रेन करना, ये हमारे मेन काम होता है। तो ये इस तरह का हमारी रोल है।
So recently we have conducted a study. एक हमने अभी study conduct किया to assess the impact of noise and air quality due to airport activities. जबलपुर एयरपोर्ट से जो फ्लाइट्स निकलती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टाइगर सफारी प्रपोज की गई थी एयरपोर्ट के पास में, तो इस कारण हमने ये स्टडी कंडक्ट कि वहाँ जो आवाज हो रही है और जो एयर पोल्यूशन कितना हो रहा है, उस सब का इम्पेक्ट जो है जो सफारी पे क्या पड़ेगा, जो टाइगर सफारी प्रपोज है क्या वहां पे सरवाइव कर पाएगा या नहीं। तो भी रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट किया। ये एयरपोर्ट का व्यू है और हमने डिफरेंट हमारे पास पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जाके साउंड लेवल एयर क्वालिटी मॉनिटर किया, एयरक्राफ्ट निकलने के समय इस तरह की सारी ऑब्जर्वेशन लेके साउंड एंड एयर क्वालिटी हमने वहां पे ऑब्जर्व किया। साथ ही साथ वहाँ वाइल्ड एनिमल्स क्या है और वेजिटेशन क्या है और कितना उसमें हमको एड ऑन करना है इस प्रोजेक्ट में, वो सब हमने इसमें ऐड किया। फिर कैमरा ट्रैप लगा के क्या यहाँ और भी एनिमल्स हैं, क्योंकि अब यहाँ पे टाइगर सफारी हो रही तो और भी एनिमल पे क्या इम्पेक्ट होगा इस तरह से। तो जब एयरक्राफ्ट निकलता है तो कितना देर जो साउंड पोल्यूशन मतलब जो एक्सेप्टेबल लिमिट से बियॉन्ड कितना जाता है, कितने टाइम के लिए जाता है, तो वो सारा इसमें स्टडी किया हुआ है। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। अरे इनको माइक ये एक्सपीरियंस हर कोई कर सकता है। Yes, sir. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Thank you, sir, for giving me this opportunity. मैम डॉक्टर अंजना राजपूत, उन्होंने बहुत अच्छा मैम सर लेक्चर डिलीवर किया है और आई थिंक जितने भी टॉपिक्स रिलेटेड थे उन्होंने अपनी फील्ड को कवर करते हुए जूलॉजी का पूरा एक सर्वे हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस फैबुलसली ग्रेट लेक्चर। You gave your lecture had a significant impact on every student. मैम आपने पूरी वाइल्ड लाइफ के बारे में जितना भी कुछ बताया है, जितना कुछ हम पढ़ते हैं उससे काफी कुछ अलग लगा, क्योंकि सर्वे जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है और सर्वे के बारे में सिर्फ हम पढ़ पाते हैं। आपने हमें एकदम क्लियर कर दिया है ऑन द स्क्रीन की मतलब कैसे पूरा सर्वे होता है। थोड़ा थोड़ा मैं मैगजीन्स वगैरह पढ़ती हूँ तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि जैसे कैमरा की कैसे ट्रैपिंग की जाती है, आप लोग अलग अलग स्पाइस अलग अलग कैमरा जो है लगाते हैं और हर अलग अलग एनिमल्स का आप एक सर्वे तैयार करते हैं और उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट कैसे तैयार होती है। मैम इकोसिस्टम के बारे में आपने सारे स्टेट्स का जो एक कंपैरिजन हमारे सामने रखा वो बहुत ही अप्रिशिएबल था मैम। थैंक यू सो मच मैम। और मैं अपने HOD सर डॉक्टर त्रिपाठी सर, हमारे जो सबसे होस्टिंग कर रहे हैं सर डॉक्टर SK वर्मा सर, मेरे सारे कलीग्स डॉक्टर अजय सर, डॉक्टर प्रेमचंद सर, बाकी जितने भी मेंबर्स स्टाफ मेंबर्स
और टीडी कॉलेज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैम, सबकी तरफ से मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। Thank you, sir. सूर्यांश को भी बहुत बहुत बधाई सर हमारे तरफ से। शुभाशीर्वाद। हाँ, जो भी क्वेश्चंस हो, जो क्वेरी हो, आई कैन फुलफिल दैट। हाँ जी। हाँ जी। ओके। हाँ, नहीं देखिए, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं बड़े शाई होते हैं, नेचर उनका बहुत शाई होता है। कभी कभी तो ये होता है कि बगल में आपके टाइगर होता है, आप निकल जाते हैं। वो अपने कैमोफ्लेज होता है, कैमोफ्लेज इतना अधिक कर लेता है। एक आपको किस्सा बताते हैं। अभी जो हमारे ये टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम चला था, इसमें हम विजिट पे रेगुलर जाना पड़ता है। तो गाड़ी खड़ी की और हमको टाइगर पहले दिखा ही नहीं। जैसे ही हम उतरे, पास में नाले पे टाइगर बैठा हुआ था, वो दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो कभी कभी ऐसे भी होता है। नंबर ऑफ टाइगर्स तो मध्य प्रदेश जैसे टाइगर स्टेट बना, मैक्सिमम नंबर जो डिफरेंट स्टेट के मध्य प्रदेश में है, तो टाइगर्स नंबर है, टाइगर्स है, लेकिन वो दिखना चांस की बात होती है थोड़ा सा। और इतना जबरदस्त कैमोफ्लेज होता है कि आप निकल जाएंगे, या हो सकता है वहीं टाइगर बैठा हो, आपको दिखाई नहीं देगा। तो एक ये भी होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी विजिट करिए। हम जब 100% श्योर होगा कि यहाँ है, तो आपको जरूर उसके लिए इनवाइट करते हैं। बस टाइगर देखने वर्मा जी के साथ मैं भी जाना चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम। यू आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जबलपुर तो ऐसा प्लेस है जो आसपास 4-5 टाइगर रिजर्व है, घिरा ही हुआ है। बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, कान्हा है, तो बहुत आसान है मतलब विजिट करना। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो अभी 2 साल से बिकॉज ऑफ COVID-19 सारी टूरिज्म भी स्टॉप है, ये सब है। थैंक यू मैडम, थैंक यू, वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू। Good afternoon, ma'am. Thanks to you all. Good afternoon. Excuse me, ma'am. Good afternoon. Yeah. Myself, ma'am, Ravi Kumar Gupta, and I have a question. Yeah. कि मैम एक्चुअली जो हमारा ये एनवायरनमेंट है, हम ये देख रहे हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को आज के समय में ये जो नेटवर्क्स हैं, इंटरनेट सेवाएं दी जा रही हैं मैम, इनके रेडिएशंस हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म को एंड इवन ह्यूमन बींग्स को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम विदाउट इंटरनेट के अलावा भी क्या हमारा ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है? अगर ऐसा है तो क्यों ना आप जैसे या फिर मैम
जो भी सीनियर पर्सन है वो गवर्नमेंट को एक आवाज उठाएं कि ऐसे हार्मफुल रेडिएशंस को ही निकालना बंद कर दें। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, बहुत संभव है रेडिएशन इफेक्ट कर रहे हैं, ये भी बात सच है। आप अगर हमारा एंशिएंट टाइम में जाइए, एंशिएंट टाइम में क्या एयरक्राफ्ट नहीं था ना? रावण के पास एंशिएंट टाइम में एयरक्राफ्ट था, बट दे हैव नॉट मल्टीप्लाइड। व्हाई? आफ्टर इफेक्ट जानते थे कि जब बहुत सारे हम एयरक्राफ्ट कर देंगे तो क्या उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। क्या उस समय टेलीविजन नहीं था? आपने महाभारत में संजय से पूरा आंखों देखा हाल सुना, ठीक है ना? बट दे हैव नॉट मल्टीप्लाइड बिकॉज एंशिएंट हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हैं वो आफ्टर इफेक्ट जानते थे रेडिएशन क्या होगा, इसीलिए उस समय इन सभी चीजों के होते हुए भी उन्होंने उसको मल्टीप्लाई नहीं किया, उस पर एक कंट्रोल रखा। आज में आप देखिए व्हीकल बनाए जा रहे हम तो आपके पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपेसिटी कितनी है, कैरिंग कैपेसिटी, हर एक चीज की कैरिंग कैपेसिटी होता है, तो कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड आप क्यों जा रहे हैं? तो हाँ मैम, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैम अगर हम, आप और हम जैसे एजुकेटेड लोग जो भी हैं मैम, अगर हम लोग गवर्नमेंट को अगर ये आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर गवर्नमेंट कैसे सुनेगी? एटलीस्ट हमारा लाइफ तो बिना इसके भी तो पॉसिबल है। देखिए, अभी रिसेंटली इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंट्रोड्यूस होना शुरू हुए, ठीक है, हो रहे हैं ना अभी, तो भी उसमें लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, तो कुछ रॉन्ग पॉलिटिक्स भी इसमें मिसलीड करते हैं लोगों को। तो वो एक अच्छा स्टेप है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएंगे तो पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा, इकोनॉमी में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ रहा है, वो भी कंट्रोल होगा, प्लस पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा। इस तरह के डिवाइसेस हम मतलब शुरू करने चाहिए, इस तरह की टेक्नोलॉजी शुरू करनी चाहिए। वही जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है ना, वो इधर, और हमको हमारी नई जनरेशन को नए इनोवेशन के साथ में आना चाहिए। अभी आप इसका अगर रेडिएशन का कैरिंग कैपेसिटी निकाल लें, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, और इसका एक रिपोर्ट बना के हम गवर्नमेंट को सबमिट करें तो इश्यूज आगे बढ़ सकता है। इसमें हम फर्दर पॉलिसी डिसीजन इतने जल्दी तो नहीं होता, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है। मैम, जब हम बचपन में पढ़ाई करते थे तो साइंस पे एक टॉपिक मिलता था कि आप साइंस के बारे में कुछ लिखिए, और टॉपिक मिल जाता था कि साइंस इज अ बून एंड कर्स, अभिशाप भी है और वरदान भी है। तो क्यों ना हम मैम कुछ ऐसा करें कि साइंस सिर्फ बून हो, उसके कर्स ना हो, उसके अभिशाप ना मिले, तो हमें लगता है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। हाँ, तो मैंने इसके लिए आपको कोई एंशिएंट टाइम का एग्जांपल दिया कि बहुत सारी चीजों को अननेसेसरीली डू नॉट मल्टीप्लाई इन नंबर्स, तो वो एक कंट्रोल होना चाहिए ना। आपके पास रोड 10 गाड़ी चलाने का है भाई, और प्रोड्यूसिंग 1000 व्हीकल, आपके पास रोड अगर 10 व्हीकल चलाने के लिए है तो आप 10 के बाद चेक लगाइए ना, आप 1000 क्यों बिल्कुल मैम। प्रोड्यूस करें? तो मैम अगर ये एक एक इंडिविजुअल सोचेगा तो हमें लग रहा है उतना पॉसिबल नहीं है जितना गवर्नमेंट खुद अप्लाई करने के लिए लोगों को फोर्स करे। No. Who is government? People. It's a democratic country, and हम खुद ही government. Naturally, it is democratic country, ma'am. But हमको initiation लेना पड़ेगा इसके लिए. Naturally, ma'am, it is a democratic country, but I think the government is putting its dictatorship, ma'am. Whatever the condition we are looking into the COVID condition, I think the government is looking for a dictatorship. No, I'm not agree with you. कोविड सिचुएशन को कंट्रोल करना उसके बगैर नहीं हो सकता था, जो भी आप जिसको डिक्टेटरशिप बोल रहे हो, नहीं हो सकता था। Anything, we are not going on political issues. If you go just on a subject, है ना? Okay. That is the question only. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. I am Adarsh Maurya. Yes. मैम, जो ये पूरी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कारें हैं हमारी दिल्ली में हैं, और जो इंडिविजुअल्स बाइक्स बिक रही हैं या फिर जो अदर्स बिक रहे हैं व्हीकल, इनको गवर्नमेंट रोक कर, जैसे बस वगैरह ट्रेन हो गए हैं, ऐसे व्हीकल की मतलब कि बढ़ावा दे, इनकी बिक्री को रोक करें, जो इससे इंडिविजुअल चल रहे हैं दिल्ली में कारें हो या फिर अदर्स बाइक्स वगैरह हैं, इनको रोका जाए। मैंने अभी आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट का लिस्ट दिया था, उसमें एक CSE दिया था,
है ना, CSE के नाम से न्यू दिल्ली, जहाँ पे डॉक्टर सुनीता नारायण इज हेडिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। वो खुद भी इस चीज को अप्लाई, आपको मालूम है इवन नंबर ऑड नंबर दिल्ली में प्रैक्टिस चलता है एक दिन, तो इस तरह की प्रैक्टिसेस ऑलरेडी शेड्यूल है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, देखिए, थोड़ा सा सर्वे करिए, आपको ऑलरेडी मिलेगा इसमें। ठीक है, ठीक है मैम। लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं आप लोग, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए तो हमारे पास कोयला जलाने के लिए आप इलेक्ट्रिक पावर मिलेगा तो यही इलेक्ट्रिक मिलेगा, तो बात तो वही हुई, चाहे पेट्रोल। नेचुरल रिसोर्सेज तो मैम इसमें भी खत्म हो रहे हैं। इसमें भी तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज मैम इसमें भी खत्म हो रहे हैं। कोल प्रोडक्शन इंडिया में है, बट डीजल, ये जो ऑयल डीजल जो फ्यूल प्रोडक्शन उतना नहीं है इंडिया में, बट कोल प्रोडक्शन भी इंडिया में है। और देयर आर सो मेनी अदर सोर्सेज फॉर इलेक्ट्रिकल कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी। Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Can I say good day, sir? Okay. If is there any question, I am ready to ask. If there is more question, अपना घर है बस प्रिंसिपल अपना ऑफिस में। Thank you. Namaskar. Thank you so much for inviting me on this lecture. Thanks. Recording stopped.